स्टूडेंट वेलकम टू आई साइंस। तो आज आपके सामने हम लोग थर्ड चैप्टर लाया हूँ। जैसे कि आप जानते हैं इसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशंस। आज इसका पहला लेक्चर है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बेसिकली इस चैप्टर में क्या है। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम क्या पढ़ेंगे, अबाउट गैसेस, उससे रिलेटेड उसके मोशन। जैसे वर्ड काइनेटिक है तो आप समझ सकते हैं कि काइनेटिक का मतलब समथिंग रिलेटेड टू मोशन। तो मोशन के बारे में पढ़ेंगे हम, और उसके जो रिलेटेड प्रॉपर्टीज हो सकती है, जैसे प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, एनर्जी हो सकती है। ये सब फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो रेडिएशन है। अब रेडिएशन अगर आपको याद हो, आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट में कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। रेडिएशन आपने उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा 11th में, तो 12th में इसको हम डिटेल में रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली आप जैसे देख रहे हैं कि ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक पार्ट है और दूसरा पार्ट आपका रेडिएशन है, ठीक है। तो अब मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट पार्ट, एंड दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो हम लोग अब बात करेंगे गैसेस के बारे में। अब देखिए, जब भी हमारे दिमाग में गैसेस आता है ना वर्ड, तो हमारे दिमाग में मॉलिक्यूल्स आता है जो मूव कर रहा है रैंडमली, है कि नहीं। अभी अब जैसे रूम में एक सेंट स्प्रे कर दें तो सब मॉलिक्यूल्स कैसे स्प्रेड हो जाते हैं। आप रूम के एक एंड में बैठे हैं और दूसरे एंड में स्प्रे हो रहा है, फिर भी आपको सुगंध आती है। तो ये गैस मॉलिक्यूल्स है ना जो मूव हो रहा है चारों तरफ, है कि नहीं। तो ये हमारे दिमाग में एक चीज़ आ जाती है मॉलिक्यूल्स, गैस के बारे में जब हम बात करते हैं। और बेसिकली जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, सॉलिड्स लिक्विड्स को अगर आप लें और उसके सामने गैसेस लें, तो सॉलिड्स और लिक्विड्स को कुछ ना कुछ तो शेप तो है। अगर शेप भी नहीं तो वॉल्यूम तो है। जैसे लिक्विड को आप बोलेंगे शेप नहीं, लेकिन वॉल्यूम तो है। लेकिन हमारे गैसेस को तो ना शेप है ना वॉल्यूम है। वो आप उसको जिसमें डाल दो वो उसी का शेप ले लेता है, उसी का वॉल्यूम ले लेता है। मतलब ऐसा बोला जा सकता है कि गैस का खुद का कोई आइडेंटिटी नहीं है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो उसको ना हम इसका रीज़न भी जानते हैं कि रीज़न ये है कि उसका जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होता है बहुत कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से उनमें ना कोई डेफिनेट शेप होता है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम इसको स्टडी कैसे करें। हमको अगर गैसेस के बारे में स्टडी करना तो कैसे करेंगे। क्या हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का पढ़ेंगे? नहीं, नॉट पॉसिबल, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का भी अगर आप गैस का पढ़ने जाए ना, तो हर एक मॉलिक्यूल का अपना अपना मतलब मोशन है, मूव। जो बेसिकली मॉलिक्यूल्स तो रैंडम मोशन में आपने पढ़ा होगा, ब्राउनियन मोशन, रैंडमली मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सब मॉलिक्यूल का सेम मोशन हो, नहीं, सबका अलग अलग मोशन है। तो आप कोई इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का पढ़ नहीं सकते हैं। आपको जो भी पढ़ना पड़ेगा वो एवरेज में ही पढ़ना पड़ेगा सब मॉलिक्यूल्स का, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब आपका गैस किसी वेसल में, कंटेनर में है, तो बाहर से जो आपको प्रॉपर्टीज दिखती है, जिसको मैं बोल सकता हूँ मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स। देखिए, मैक्रो होता है और माइक्रो होता है। तो मैक्रो का मतलब है कि जो बड़ा दिखता है, बाहर से दिखता है। तो अगर हम मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स या प्रॉपर्टीज किसी गैस को देखेंगे ना, तो हमको उसमें 3-4 चीज दिखेगी। क्या दिखेगी हमको? सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम नजर आएगा, वॉल्यूम। दूसरा हमको उसका प्रेशर नजर आएगा। तीसरा हमको उसका टेम्परेचर नजर आता है। और एनर्जी भी लोग बोलते हैं, एनर्जी भी एक मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर है। ये 3-4 पैरामीटर्स है गैसेस के, जो हम बाहर से स्टडी कर सकते हैं, जो बड़ा लेवल पे दिखता है, जिसको हम लोग मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं। तो एम क्या हो जाता है, हम गैसेस जब पढ़ रहे हैं तो किसी तरीके से इन मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स को हम लोग मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस से रिलेट कर सकें। तो इसी के बारे में साइंटिस्ट लोग ने मेहनत करना, वर्क करना शुरू किया। तो सबसे पहले मैं 3 मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लेता हूं आपके सामने। एक है वॉल्यूम, दूसरा है प्रेशर और तीसरा है टेम्परेचर। पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर एनर्जी के बारे में भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। तो पहले मैं 3 मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लेता हूँ। अब जब आपको 3 वेरिएबल्स अगर पढ़ी, वेरिएबल्स है,
क्योंकि वॉल्यूम भी गैस का चेंज हो सकता है, प्रेशर भी चेंज हो सकता है और टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। अब अगर आप 3 वेरिएबल्स को स्टडी करना चाहते हैं तो डायरेक्टली 3 नहीं आप कर सकते, आप एक बार में 2 ही कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? तो ये करना पड़ेगा कि जब 2 आप स्टडी करना चाहते हैं तो तीसरे को आपको कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल, पहला मैं ले लेता हूं कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है कि नहीं, दूसरा मैं ले लेता हूं भाई प्रेशर कांस्टेंट, और तीसरा मैं ले लेता हूं वॉल्यूम कांस्टेंट। तो भाई अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर कौन सा 2 वेरिएबल बच गया? वॉल्यूम और प्रेशर। तो भाई उनमें क्या रिलेशन है? वॉल्यूम में और प्रेशर में क्या रिलेशन है? अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो बचा कौन? वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वो बचा आपका प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है? तो हमारे इसके तीनों प्रॉपर्टीज के 3 साइंटिस्ट के नाम पे आप जानते होंगे। जैसे ये जो नाम है ना, इसको हम लोग बॉयल्स लॉ बोलते हैं, बॉयल्स लॉ। ये जो रिलेशन होगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं चार्ल्स लॉ, और इसको हम लोग बोलते हैं गीलू-सेक्स लॉ। अब क्या है बॉयल्स लॉ? बॉयल्स लॉ ये बोलता है कि अगर आप गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा, अगर वॉल्यूम प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इनवर्स। सेकेंड, जब आप प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो वो चार्ल्स लॉ के नाम से जाना जाता है, जो कि बताता है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा। और तीसरा है, अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं तो एज पर गीलू-सेक्स लॉ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये 3 आपके रिलेशनशिप हो गए जब आप एक वेरिएबल को कांस्टेंट रख रहे हैं और दूसरे 2 के बीच में आप रिलेशन पता कर रहे हैं। अगर आप तीनों कंबाइन करेंगे तो आपको मिलेगा PV is proportional to T, है नहीं? PV आप देख सकते हैं PV proportional to T हो जाएगा। तो इससे लोग ये एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई P1 V1 upon T1 should be equal to P2 V2 upon T2। ये शायद आपने लोअर स्कूल लेवल में किया भी होगा, केमिस्ट्री में भी किया होगा। तो बहुत कॉमन रिलेशनशिप है ये P1 V1, मतलब न्यूमेरिकल्स में बहुत बार इसको यूज़ किया जाता है। अगर आपको एक जगह का दिया हुआ है प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, दूसरे में 1-2 चीज़ दिया है, तीसरा ढूंढना है, तो इस तरीके से ये रिलेशनशिप से आप ढूंढ सकते हैं, है कि नहीं? तो एक बन गया अपने एक रिलेशन। अब थोड़ा हम लोग और डीप में जाते हैं। क्या है? हमारा जो मास है वो फिक्स्ड मास है, याद रखिएगा। ये से जितने भी रिलेशन है दैट इज अंडर फिक्स्ड मास ऑफ गैस। अब मास में क्या करते हैं, गैस को हम लोग है ना जनरली किलोग्राम और ग्राम में मेंशन नहीं करते, हम लोग उसको जनरली गैसेस को मोल्स में एक्सप्रेस करते हैं, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, है कि नहीं? तो ये आपका रिलेशन हो जाता है PV इज प्रोपोर्शनल टू NT। नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल है N, सो इट इज प्रोपोर्शनल टू NT। अब मैं आपको थोड़ा मोल्स के बारे में बता देता हूँ, शायद आप जानते होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन कई लोगों को नहीं भी मालूम है। तो चलिए समझ लेते हैं मोल्स का कंसेप्ट, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आप कर रहे हैं, अगर आपका मोल्स का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप शायद न्यूमेरिकल्स कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि गैस में मोल्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोल्स एक में एक्सप्रेस करना ज़्यादा आसान है न कि किलो, क्योंकि वजन बहुत ही कम होता है ना, मॉलिक्यूल का नेग्लिजिबल होता है, तो कहाँ पे हम उसको किलोग्राम और ग्राम हम मोल्स में बोलते हैं। अब मोल्स के लिए चलिए मैं आपके लिए एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज आप एक ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एटॉमिक वेट है 14, ऑक्सीजन का 16 है, इंटू 2 32 प्लस 40 सॉरी 12 है, वेरी सॉरी, 6 और 6 12 है, 32 और 12 हो जाता है 44।
ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर वेट, है कि नहीं, मॉलिक्यूलर वेट। अब मोल्स कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, तो इस मॉलिक्यूलर वेट को लोग मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास, है कि नहीं। अगर आप 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अब ये 44 का क्या सिग्निफिकेंस है, ये 44 आपके कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूलर मास से मैच करता है। तो अगर आप 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो हम बोलेंगे कि वी आर टेकिंग 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। प्लीज अंडरस्टैंड, आप उतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जितना उसका मॉलिक्यूलर मास है, तो 1 माना जाएगा। अगर आप 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मतलब आप मॉलिक्यूलर मास का डबल लेते हैं, तो उसको 2 मोल बोला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स को फॉर्मूला में एक्सप्रेस करना है तो हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है कि नहीं, ऑफ गैस। इसको जनरली m से डिनोट किया जाता है, इसको m नॉट से डिनोट किया जाता है। मॉलिक्यूलर मास 44, मास 44 होगा तो 44 अपॉन 44 1, अगर 88 होगा तो 88 अपॉन 44 2। ऐसा जो नहीं कि 1 2 पॉइंट में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ मास कुछ भी हो सकता है। तो एक तरीका है मोल्स को एक्सप्रेस करने का। मोल्स को एक्सप्रेस करने का एक और अच्छा तरीका, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है, एवोगैड्रो ने ये पता किया था। क्या था, उसने देखा कि अगर आप उतना वजन लेते हैं जितना मॉलिक्यूलर मास है मॉलिक्यूल का, तो एक बार इंटरेस्टिंग उसने फीचर देखा कि उसमें जो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेगा ना इसमें, वो हमेशा फिक्स होगा 6.22 या 022 इंटू 10⁻23। बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप उतना मास लेते हैं मॉलिक्यूल का जितना उसका मॉलिक्यूलर मास है, तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा उसका है 6.02, आगे भी है डिजिट, इंटू 10⁻23। ये कोई भी गैस मॉलिक्यूल आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ वाटर लो, मतलब जिसका जो मॉलिक्यूलर मास है, अगर आपने उतना ही मास ले लिया ग्राम में, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हर एक के लिए इतना ही रहेगा, 6.02 इंटू 10⁻23। इसको नाम दिया गया एवोगैड्रोस नंबर, आपने सुना ही होगा, दिस इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस नंबर। तो इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, इसको Na से लिखा जाएगा, Na। ये भी तरीका है, कितने मॉलिक्यूल्स है अपॉन एवोगैड्रो। जैसे यहाँ मॉलिक्यूलर मास फिक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड 44 ही रहेगा, और यहाँ एवोगैड्रो नंबर फिक्स है 6.02। अब ऊपर आप कितना मास लेते हैं, करस्पॉन्ड कितना मॉलिक्यूल्स है, उसके हिसाब से आप जब डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा, फिक्स मिलेगा, चेंज नहीं होगा उसमें। तो आप ये फॉर्मूला यूज करो कि ये यूज करो, नंबर ऑफ मोल्स आपको सेम ही मिलेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आई होप आपको मैंने बेसिक, देखो केमिस्ट्री में काफ़ी डेप्थ में आपको मॉलिक्यूल कंसेप्ट है पूरा, अब मैंने आपको बेसिक्स जो ज़रूरत है फिजिक्स के हिसाब से, और बेसिक कंसेप्ट आपको जो मोल्स का समझ में आना चाहिए, वो मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा दिया है। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स का कंसेप्ट। अब मैं इक्वेशन को आगे बढ़ाता हूँ। हम लोग कहाँ पे पहुँचे हैं, हम लोग पहुँचे हैं P प्रोपोर्शनल टू NT। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं और इक्वालिटी डालते हैं तो आपको एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा। यहाँ पे जो कांस्टेंट डाला गया है ना, वो ये डाला गया है R। तो कांस्टेंट डाला गया है R। R को क्या बोलते हैं, R को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। मतलब इट इज सेम फॉर ऑल गैसेस एट ऑल टेम्परेचर, सेम, इट डजंट चेंज, द यूनिवर्सल। इसका वैल्यू भी है, इसका वैल्यू है 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन, जूल्स पर मोल पर केल्विन। तो यूज कर सकते हैं आप एनआरटी में, मतलब ये आपका इक्वेशन बन गया।
PV इज इक्वल टू nRT। अच्छा, एक और कांस्टेंट भी आया इसमें, मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये R की जगह पे एक और कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ है, मतलब आप एक और कांस्टेंट के फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। उस कांस्टेंट का सिंबल है Kb, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसका वैल्यू है 1.38 into 10 raised to -23 जूल पर केल्विन। एक मिनट मैं वैल्यू कंफर्म कर लूं, शायद यही वैल्यू है, करेक्ट यही वैल्यू है, 1.3 × 10 raised to -23 जूल पर केल्विन। अब देखिए इन दोनों में फर्क, बड़ा इंटरेस्टिंग फर्क है, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को ये मिलेगा कि यहाँ पे जो कंसेप्ट है ना यूनिवर्सल गैस का, वो पर मोल का कंसेप्ट है, जबकि आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में पर मोल नहीं है, ये एक्चुअली है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के हिसाब से उसका कांस्टेंट आया है, और ये मोल के हिसाब से कांस्टेंट डिराइव किया गया। तो बहुत बार इसके लोगों को जनरली यही याद रहता है nRT, क्योंकि हम लोग मोल्स में जब बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मोल्स में नहीं, अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में बात करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तब आप इसमें लिखा जाता है। याद रखिएगा, आप जब आगे स्टडी करेंगे तो कभी आपको R दिखेगा, कभी आपको Kb दिखेगा। R जब दिखेगा ना तो आपको N जरूर दिखेगा, और जब Kb दिखेगा ना तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिखेगा। देखिए बताता हूँ कैसे। अब ये R का जो रिलेशन है ना Kb के साथ, वो है Na × Kb, ये रिलेशन है। तो आप वहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, PV = N × Na × Kb × T। now N जो है वो है N/Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na, तो ये हो जाएगा N/Na × Kb × T। ये कट गया, PV = N Kb। देखा क्या हुआ, देखा कि नहीं? ये जब आपको Kb में इक्वेशन बना ना तो वहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रोल प्ले कर रहा है, जबकि जब R की बात हुई तो नंबर ऑफ मोल्स वहां पे उसमें एक्सप्रेस। तो आप इक्वेशन को इस दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जनरल लोगों को ये याद रहता है, ये याद नहीं रहता है, लेकिन दोनों का अपना अपना सिग्निफिकेंस है। दिस इज व्हेन यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मोल्स, एंड दिस इज व्हेन यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है? इस इक्वेशन को कहा जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड एन आइडियल गैस इक्वेशन। एंड फॉर आइडियल गैसेस, अगर आइडियल गैस है तो इक्वेशन इज एप्लीकेबल एट ऑल टेम्परेचर्स, ऑल प्रेशर्स, बट इट शुड बी एन आइडियल गैस। लेकिन आइडियल जैसी चीज तो होती नहीं है। हमारे पास जो गैस होता है ना, हमारे पास जो गैस होता है वो तो भाई रियल गैस होता है कि नहीं? तो थोड़ा तो फर्क होगा ना आइडियल गैस और रियल गैस, तो हम उसके बारे में बात करते हैं कि भाई क्या फर्क होगा। अच्छा, एक और चीज है कि इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्टेट बताया जाता है। स्टेट, बहुत बार आप देखेंगे कि आपका जो इक्वेशन होता है ना, बोलेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट। स्टेट मतलब इधर स्टेट वर्ड क्यों होता है? क्योंकि ये जो आपके पैरामीटर है ना, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये आपको गैस का स्टेट बताते हैं, किस स्टेट में गैस है। जब आपको किसी गैस का प्रेशर मालूम हो, वॉल्यूम मालूम हो, टेम्परेचर मालूम हो, तो आपको इस गैस का स्टेट पता चलता है। इसलिए बहुत बार ये जो आइडियल गैस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम किधर आते हैं भाई? आइडियल गैस और रियल गैस। जैसे कि मैंने कहा, ये इक्वेशन जो है इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस एट ऑल टेम्परेचर्स एंड ऑल प्रेशर्स। लेकिन क्या हमारे पास तो आइडियल देखी चीज़ है ही नहीं, हमारे पास तो रियल गैस है। तो क्या रियल गैस में भी एप्लीकेबल है? नहीं, हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। अब क्वेश्चन ये भी होगा कि सर रियल गैस और आइडियल गैस में फ़र्क तो पहले पता चले क्या है, फिर हम बात कर सकते हैं। करेक्ट? तो मैं आपको बताता हूँ। रियल गैस में ये माना जाता है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनका कोई साइज ही नहीं है, पॉइंट है, पॉइंट, पार्टिकल पॉइंट, वॉल्यूम नहीं, मास नहीं। पहला ये माना जाता है। देखिए सुनते जाएगा, पहले मैं आपको आइडियल की बात कर रहा हूँ।
तो आइडियल गैस मॉलिक्यूल का ना कोई मास है, ना कोई वॉल्यूम है, ना कोई साइज है, एक पॉइंट है वो एक। दूसरा ये माना जाता है कि आइडियल गैसेस जो होते हैं मॉलिक्यूल्स, उनका आपस में कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। मतलब वो एक है, एक मॉलिक्यूल इधर एक इधर है, उनका एक दूसरे को देखते भी नहीं है, निकल जाते हैं, उनका आपस में कोई इंटरेक्शन। दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा ये है कि भाई वो जगह जब अगर कोलिजन भी होता है तो उनका वॉल से होता है, जिस कंटेनर उसके वॉल से होता है, उनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। ये बेसिक छोटे मोटे थोड़े 2-3 अजम्पशंस हैं या फिर आइडियल गैस के प्रॉपर्टीज हैं। अब रियल गैसेस में क्या ऐसा है? नहीं है ना। मॉलिक्यूल्स का साइज तो होगा ही ना, अच्छा तो आप नहीं बोल सकते कि साइज ही नहीं है। साइज, अब मॉलिक्यूल्स मूव करें तो क्या एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे? उन लोग का कोलिजन तो होगा आपस में। आइडियल बोलता है कि नहीं होना चाहिए, रियल में तो होता है। अब रियल गैसेस में भी क्या किया है, फिर उन्होंने थोड़ा अजम्पशंस तो लिया उसमें भी। क्या अजम्पशन लिया है कि भाई मॉलिक्यूल में चलो साइज है लेकिन मास नहीं है। ये अज्यूम किया भाई मॉलिक्यूल में, रियल गैसेस में साइज है, मास नहीं। और कैसा साइज है? हार्ड और स्फेरिकल। रियल गैस में हार्ड और स्फेरिकल साइज है, मास नहीं है। और जब कोलिजन होगा तो इलास्टिक कोलिजन होगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैं जानता हूँ व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन, कि बताना पड़ेगा। 11th का है। कोलिजन 2 तरह के होते हैं, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। जब भी कोलिजन्स होता है तो एक कंसेप्ट होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कोलिजन मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल m1v1 प्लस m2v2। ये हर कोलिजन के लिए एप्लीकेबल है, वो कोलिजन आपका इलास्टिक हो कि इनइलास्टिक हो। फर्क किधर आता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी बिफोर, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन फॉर इलास्टिक कोलिजन। और अगर इनइलास्टिक कोलिजन है तो इक्वल नहीं होता है। ये बेसिक फर्क है जो आपको 11 में था तो मैंने बता दिया। तो हम ये अज्यूम करते हैं हमारे रियल गैसेस का जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक कोलिजन ही होगा। और कोलिजन के बाद दूसरा कोलिजन के पहले मेरा मॉलिक्यूल सीधा ही ट्रैवल करेगा, स्ट्रेट लाइन में, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं ट्रैवल करेगा, इट विल ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये सब अजम्पशंस है फॉर रियल गैसेस। अब जैसे कि मैंने कहा कि आइडियल गैस का ये बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन ये है कि उनमें आपस में इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके रियल गैसेस में भी इंटरेक्शन कम से, देखो आप 0 तो नहीं कर सकते, आप मिनिमम कर सकते, कम से कम। अगर आप इंटरेक्शन कम से कम करना चाहते तो क्या करना पड़ेगा पता है? रियल गैस के लिए आपको इसका डेंसिटी कम करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। अब डेंसिटी कैसे डिक्रीज होगी? आपको इसका प्रेशर रिड्यूस करना पड़ेगा और आपको इसका या फिर टेम्परेचर बढ़ा दो तो भी डेंसिटी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल दूर चले जाएंगे। मतलब क्या? लो प्रेशर एंड मॉडरेटली हाई टेम्परेचर। इस कंडीशन पे आइडियल गैस इक्वेशन रियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं, उनका इंटरेक्शन कम से कम हो जाता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। कब? जब उनका लो प्रेशर होगा और मॉडरेटली हाई टेम्परेचर होगा। ये बेसिक फर्क है। आइडियल में एट ऑल टेम्परेचर प्रेशर, रियल में लो प्रेशर एंड मॉडरेटली हाई टेम्परेचर। अब मॉडरेटली हाई टेम्परेचर का कारण बताता हूँ। कुछ ज़्यादा हाई कर दिया तो क्या होगा पता है? उनके मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन एक्चुअली बढ़ जाता है, फिर तो उतना हाई नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन एक इसमें कंडीशन है, इतना तो हाई होना चाहिए कि वो लिक्विफैक्शन टेम्परेचर की हो। लिक्विफैक्शन मतलब गैस लिक्विड ना बन जाए, उतना ध्यान रखना पड़ेगा, उतना टेम्परेचर रखने का कि गैस लिक्विड ना बन जाए, उतना टेम्परेचर रखने का बस, और प्रेशर लो रखने का। तो आप देखेंगे कि आपका ये आइडियल गैस इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करता है। तो ये बेसिक फर्क है आपके रियल गैस में और आइडियल गैस में। तो ये हमारा मेन चीज़ें गैस के बारे में कि ये सब जब हम जानेंगे तभी हम तो कुछ आगे प्रॉपर्टीज पढ़ पाएंगे, है कि नहीं?
तो ये मैंने आपको मेन चीज़ यहाँ समझाई है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है गैसेस के बारे में पढ़ना, और वो है मीन फ्री पाथ। तो लेट्स गो टू दैट पार्ट, मीन फ्री पाथ। अब मीन फ्री पाथ का कंसेप्ट क्या है? मैंने भी आपको बताया कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं। रैंडम मोशन मतलब कोई भी डायरेक्शन में, कोई भी स्पीड से, कोई भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। कोई भी स्पीड से कोई भी डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो उसको रैंडम ही कहा जाएगा। अब जब मूव करें रैंडमली तो आप कोलाइड भी करेंगे, कोलिजन भी होगा। और कोलिजन के बाद ये अज्यूम किया गया है कि कोलिजन के बाद आपका डायरेक्शन जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं उसको। अब जैसे मॉलिक्यूल है, इधर गया कोलाइड हुआ, इधर आया कोलाइड हुआ, इधर गया कोलाइड हुआ, इधर गया कोलाइड, मतलब वो कोलाइड होते 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 मूव करता रहता है, कैसे भी, है ना, एनी हाउ। अब कोलिजन के देखो कोलाइड किया ना, फिर वो स्ट्रेट पाथ में, फिर कोलाइड किया इधर स्ट्रेट पाथ, मतलब कोलिजन फिर करता है वो कौन सा कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन, फिर स्ट्रेट पाथ। तो इसी जो स्ट्रेट पाथ होता है ना उसको हम बोलते हैं फ्री पाथ। फ्री पाथ मतलब उस पाथ में मॉलिक्यूल किसी के साथ कोलाइड नहीं कर रहा है। तो ऐसे कितने फ्री पाथ होंगे? बहुत सारे होंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहा है। तो अगर बहुत सारे होंगे तो आप कैसे निकालेंगे? तो हम लोग इसलिए यूज करते हैं कंसेप्ट जिसको कहा जाता है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, जिसका सिंबल है लैम्बडा। इन सब का मीन निकाल लेते हैं और इसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ लैम्बडा। अब ये लैम्बडा जो मीन फ्री पाथ है भाई किस पे डिपेंड करता है? तो सबसे पहले इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, व्हिच इज रो डेंसिटी। समझने वाली बात है। अगर डेंसिटी कम होगी, सोचिए जरा, डेंसिटी कम मतलब दूर दूर है मॉलिक्यूल्स। जब मॉलिक्यूल दूर दूर हैं तो कोलिजन भी टाइम लगेगा, कोलिजन भी होने को टाइम, तो अगर कोलिजन होने टाइम लगेगा तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा ना, क्योंकि दूर है मॉलिक्यूल्स। तो उसको डिस्टेंस कवर करने में ज़्यादा उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा कोलिजन होने के लिए। तो उसका पाथ लेंथ तो बढ़ गया ना, तो मीन फ्री पाथ हो गया। ये एक्चुअली ये कंसेप्ट है ना, ये लोग यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चर लोग, जो मेटल कोटिंग होता है ना, मेटल कोटिंग आप जानते होंगे, फिल्म कोटिंग करना पड़ता है। तो क्या करते हो, मेटल को है ना वेपराइज करते हैं एक गर्म चेम्बर में, और फिर जहाँ पे उनको कोटिंग करना रहता है ना उसका प्रेशर डेंसिटी कम कर देते हैं, प्रेशर एकदम कम करते हैं। तो क्या होता है, वो जो गैस वेपर्स होता है ना मेटल का, उसको कोलिजन होने में, फिर कोलिजन नहीं होता उसका, आपका जब डेंसिटी कम हो जाएगा तो लंबा पाथ ट्रैवल करेगा, कोलिजन नहीं होगा। तो जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना मेटल के, वो जाके सीधा वो टारगेट पे पहुंचते हैं, वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। इसलिए वो कोटिंग हो सकता है मेटल कोटिंग का, मेटल फिल्म्स का। ये उसका यूज़ बता रहा हूँ मैं आपको, है कि नहीं। अब रो का डेंसिटी का फॉर्मूला, इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन m by v। यहाँ तो मॉलिक्यूल्स है ना, m by v। सो एक तो ये हो गया कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m by v। अच्छा, इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर, दैट इज d इज द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। अब मैंने आपको बोला मॉलिक्यूल का साइज तो है, स्फेरिकल है, डायमीटर है, लेकिन अगर बड़ा मॉलिक्यूल होगा ना तो प्रॉब्लम क्या होगा, कोलिजन ज़्यादा होगा। छोटा मॉलिक्यूल होगा तो कोलिजन कम होगा, तो फ्री पाथ ज़्यादा हो सकता है, वो भी स्क्वायर पे, क्योंकि स्क्वायर होता है ना उसका। देखो एरिया जो होता है आपका स्फेरिकल का तो स्क्वायर में आता है, 4πr स्क्वायर, तो डायमीटर का भी स्क्वायर होगा, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल d स्क्वायर। तो दोनों कंबाइन करेंगे तो 1/d स्क्वायर m by v। प्रोपोर्शन हटाते इक्वल डालते तो लैम्बडा इज इक्वल 1/√2π d स्क्वायर n by v। ये बेसिक फॉर्मूला है मीन फ्री पाथ का। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन हो सकता है, एक शॉर्ट नोट हो सकता है, या फिर इसका सम भी है, बहुत अच्छा सम है, हम लोग अभी देखने वाले हैं। लेकिन ये है फॉर्मूला फॉर मीन फ्री पाथ। आई होप यू अंडरस्टूड द कांसेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ। अब जैसे कि मैंने कहा कि इस पे एक सम है, तो चलिए हम लोग वो सम देखते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने सम है इधर, ऑब्टेन द मीन फ्री पाथ ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। टेम्परेचर दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस। गैसेस में हम सेल्सियस में टेम्परेचर नहीं लेते, हम केल्विन में लेते हैं, 273 केल्विन। ये तो आपको कन्वर्जन पता ही होना चाहिए।
प्रेशर दिया आपको 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर में 1.015 या 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ये सब भी आपने शायद केमिस्ट्री में करा ही होगा। मॉलिक्यूलर डायमीटर दिया गया है 324। व्हाट इज पीएम? पीएम मतलब पिकोमीटर। अभी पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10⁻12। कन्वर्जन मालूम होना चाहिए। पिकोमीटर। हमको बोला है मीन फ्री पाथ लैम्बडा निकालना। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया लैम्बडा का। क्या है फॉर्मूला? लैम्बडा का फॉर्मूला है 1/√2 पाई d² n/v। अब मजा देखिए। चलो √2 पाई तो सबको पता है, डायमीटर दिया है, न n दिया है न v दिया है, दिया है प्रेशर टेम्परेचर। लेकिन आइडियल गैस होने की वजह से मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूं PV = 2। अब आप क्या बोलेंगे मुझे? दो फॉर्मूला है भाई, एक फॉर्मूला है PV = nRT और दूसरा है PV = n/kBT। कौन सा यूज करें? सर हमको कैपिटल N/V चाहिए तो हमारे ख्याल से सेकेंड ही यूज करना है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल N और V है, ये यूज करेंगे तो फायदा नहीं होगा। तो PV = n/kBT, मुझे n/v चाहिए तो यहाँ ले आओ, तो P/kBT = n/v। अब जो n/v जिस फॉर्म में मिला है भाई उसका वैल्यू तो है, और kb कांस्टेंट है, वो लोग आपको देते हैं एक्चुअली एग्जाम में स्टार्टिंग में ही दे देते हैं वैल्यू, तो आपको ये लर्न करने की जरूरत नहीं, फिर मालूम हो तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं है। तो देखो मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ 1/√2 पाई d² को हम लिखेंगे 324 इंटू 10⁻12 द होल स्क्वायर इंटू n/kb को लिखेंगे P/kBT। अभी kBT ऊपर चला जाएगा, अब kBT ऊपर चला जाएगा तो kb का वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻23। t ऊपर आ गया, उसका वैल्यू हमारा है 273/√2 पाई इंटू 324 इंटू 10⁻12 द होल स्क्वायर इंटू प्रेशर कितना है अपना 1.01 इंटू 10⁵. तो ये आपका बड़ा सा कैलकुलेशन है जिसको आपको करना है। मैंने बोला है पहले भी कि अगर आपको ज़रूरत है लॉग टेबल बड़े बड़े कैलकुलेशन, ये लॉग से करना पड़ेगा, तो हम लोग उसका अलग से लेक्चर रख सकते हैं अगर आप चाहें, डेफिनेटली मैं करूँगा। लेकिन इस समय तो मैं आंसर आपको देता हूँ जो टेक्स्ट में दिया हुआ है 0.8 इंटू 10⁻⁻7। ईजी है, लेकिन ट्रिक किधर है कि अगर आप ये फॉर्मूला लिख के बैठ जाएंगे तो अपने पास तो बात कैसे करने का, तब आपको याद आना चाहिए कि भाई मेरे पास एक फॉर्मूला है जिससे मुझे n/v मिलेगा, यही समझना। ये एक थोड़ा ट्रिक था, नहीं कि इसके रिलेटेड और एक दो सम है जो बड़ा इजी है। एक तो ऐसा है कि कैलकुलेट फाइंड ऑब्टेन द आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। बड़ा इजी क्वेश्चन है। 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन से आपको उसका मॉलिक्यूलर, आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल सकता है। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 14, आपके टेक्स्ट बुक का सम मैं बता रहा हूँ। मॉलिक्यूलर वेट 14 है और N2 होता है, सॉरी एटॉमिक वेट 14 है, N2 होता है तो 28 हो जाता है। अब उसका मास 7 ग्राम दिया तो 7/28 कितना हो जाएगा 1/4। तो ओवरऑल क्वेश्चन है PV = nRT ना 1/4 RT। 1 मार्क का क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में है, अनसॉल्व में टेक्सचुअल क्वेश्चन। तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन। और एक सम है P1V1/T1 = P2V2/T2 से रिलेटेड सम है, बड़ा इजी है, इसका इतना ज़रूरत नहीं मुझे बताने का, खुद भी कर। ये थोड़ा ट्रिकी था, यहाँ ये वाला पार्ट मुझे आपको समझाना था कैसे आइडिया आता है ये करने का, इसलिए मैंने आपको बताया। तो आज शायद लेक्चर थोड़ा छोटा हो सकता है, कारण भी है कि ये बेसिक कंसेप्ट है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट स्टेज आ रहे हैं ना, प्रेशर ऑफ अ गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अच्छा सा बड़ा डेरिवेशन है और उससे रिलेटेड फिर कुछ वेलोसिटी, फिर और एक है जैसे RMS वेलोसिटी, आपने सुना होगा कॉलेज में कहीं किया होगा तो RMS वेलोसिटी है, फिर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। इससे रिलेटेड 2-4 कंसेप्ट है। अगर मैं अभी करूँगा ना तो बहुत फिर तो एक्स्ट्रा लेंथी हो जाए, क्योंकि वो सब एक साथ ही करना पड़ेगा, फिर उससे रिलेटेड सम भी करने पड़ेंगे। तो आज मैं ये अपना लेक्चर यहाँ पे रोकता हूँ।
आई होप वही जो मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच।